नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग अ वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक ढंग से समस्याओं को मैनेज कर सकते हैं। रॉबर्ट एच शूलर की ये पुस्तक मुश्किलें हमेशा हारती है, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। अध्याय 4 सकारात्मक ढंग से समस्याओं को मैनेज करने के 12 सिद्धांत। वर्ष 1982 में अक्टूबर का महीना था। अमेरिका में बेरोजगारी की समस्याएं चरम पर थी, जिसमें फ्लिंट मिशिगन सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मेरे मित्र टॉम टिप्टन फ्लिंट के बेरोजगारों की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे वहां 2 दिन का सेमिनार आयोजित करने का अनुरोध किया, जिसमें बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में संभावनापूर्ण चिंतन का इस्तेमाल करके रास्ता साफ सुझाया जाए। शहर के सबसे बड़े सभागृह में एकत्रित लगभग 5,000 श्रोताओं से मैंने प्रभावशाली लहजे में ये सवाल पूछा, क्या आप आज बेरोजगार हैं? इस सवाल का जवाब देने के बाद इस बात पर विचार करें, क्या बेरोजगारी की का आपकी समस्या किसी अन्य समस्या से सचमुच अलग है, या फिर ऐसे शाश्वत सिद्धांत हैं जो हर गंभीर समस्या की तरह बेरोजगारी पर भी लागू किए जा सकते हैं? मैं इसके जवाब में हाँ कहता हूँ। ऐसे शाश्वत सिद्धांत हैं जो हर समस्या को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें बेरोजगारी की समस्या भी शामिल है, जिसका समाधान नहीं सूझ रहा है। हर जीवित व्यक्ति के पास समस्याएं होती है, आपके पास भी हैं। उन्हें मैनेज करना सीखें। क्या आपका वजन अधिक है? क्या आपने हर तरह के डाइट आजमा कर देखे हैं, परंतु आपका वजन सिर्फ कुछ समय के लिए ही कम हुआ और दोबारा बढ़ गया? क्या आपने तलाक या मृत्यु के हादसे में किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया है? क्या आपको ये बताया गया है कि आपको कैंसर हुआ है? क्या आपके साथ शराबखोरी की समस्या है? क्या आप संभावित दिवालियेपन का सामना कर रहे हैं? अगर आपके सामने आज कोई समस्या है, कोई भी समस्या, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बशर्ते आप मुझे करने दें। मैं आपको वे सिद्धांत बताना चाहता हूं जो मैंने फ्लिंट के अपने श्रोताओं को बताए थे। अगर आप उनका उपयोग करेंगे तो वे आपके काम आएंगे। सिद्धांत 1, कम ना आंकें। समस्या या रचनात्मक तरीके से इसका सामना करने की अपनी संभावित शक्ति को कभी कम ना आंकें। निसंदेह कई समस्याएं तो इसलिए कभी नहीं सुलझ पाती है, अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जाता। क्या आप इनमें से किसी विचार के दोषी हैं? मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, मुझे अभी वजन कम करने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ए या बी ग्रेड नहीं मिल रहा है, परंतु मैं पास तो हो रहा हूँ। मैं उतना व्यायाम नहीं कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, परंतु मैं ठीक ठाक रहूँगा। मुझे शायद सिगरेट कम पीना चाहिए, परंतु मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फेफड़ों का कैंसर दूसरों को हो सकता है, परंतु मुझे नहीं होगा। इस तरह का चिंतन खतरनाक है। हमें उन समस्याओं की गंभीरता को कम आंकने के प्रलोभन से बचना चाहिए जो ऊपरी तौर पर छोटी दिख जा सकती है। समस्याएं गर्भावस्था की तरह होती हैं। वे तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक कि वे स्पष्टता से नजर न आने लगे। कोई भी महिला थोड़ी गर्भवती नहीं होती, और कोई भी समस्या इतना महत्वहीन नहीं होती कि उसे नजरअंदाज किया जाए। कभी किसी समस्या को कम ना आंके, ना ही इसका सामना करने की अपनी शक्ति को कम आके। ये समझ लें कि जिस समस्या का सामना आप कर रहे हैं, उसका सामना करोड़ों लोग कर चुके हैं। आपके पास किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता है जिसका दोहन आपने नहीं किया है, बशर्ते आप समस्या तथा अपनी अविकसित शक्तियों को गंभीरता से लें। समस्या के अलावा समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया भी परिणाम निर्धारित करेंगी। मैंने देखा है कि जब लोग सकारात्मक मानसिक नजरिए के साथ भयंकर समस्याओं का सामना करते हैं, तो वे अपनी समस्याओं को रचनात्मक अनुभवों में बदल देते हैं। वे अपने घावों को सितारों में बदल देते हैं। सिद्धांत 2, अतिशयोक्ति से बचें। समस्या को कम आंकने के बजाय आपकी सहज और अक्सर पहली प्रतिक्रिया उसे बढ़ा चढ़ाकर देखने की होती है। क्या आप
अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं? ये दुनिया का अंत नहीं, आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। क्या आप बेरोजगार हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नौकरी कभी नहीं मिल सकती। कैरोल की मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद कोरिया से अमेरिका तक की एकाकी को पीड़ादायी हवाई यात्रा के दौरान मैं बहुत दुखी था। मैं रोया, मैंने प्रार्थना की। गहन प्रार्थना के दौरान एक वाक्य इतनी स्पष्टता से मेरे मन में उभरा मानो ये आसमान में बादलों पर लिखा हुआ हो, इसे कम ना करो और प्रार्थना ज्यादा करो। मैंने इसे ईश्वर का सीधा संदेश माना। मेरे लिए इसका मतलब यह था, अपनी समस्या को अनावश्यक रूप से बड़ा मत बनाओ। आप इसे बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर देख रहे हैं। उसने दोनों पैर नहीं खोए हैं, उसके सिर में कोई चोट नहीं आई है, उसके मस्तिष्क को नुकसान नहीं हुआ है, उसके महत्वपूर्ण अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, उसके जीवन का कोई खतरा नहीं है। आप दुर्घटना के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं। इसे कम करो, फिर प्रार्थना ज्यादा करो, इसे ईश्वर के हवाले कर दो और ईश्वर को ये दिखाने का अवसर दो कि किस तरह घाव सितारों में बदल जा सकते हैं। क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप इस हद तक निराश हैं कि आप दुनिया को रोक देना चाहते हैं और फिर इसे छोड़ देना चाहते हैं? हो सकता है आप अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हों। इसके बजाय क्या आप चाहेंगे कि आपका बायां पैर काट दिया जाए? क्या आप मेरी बेटी के स्थान पर होना चाहेंगे? कैंसर की वजह से मेरी पत्नी का बायां स्तन हटाना पड़ा था। क्या आप अपनी समस्या के बदले में उसकी समस्या लेना चाहेंगे? धर्म गुरु के रूप में अपने कार्यकाल में मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो अपनी समस्या किसी और की समस्या से बदलना चाहता हो। अपनी समस्या को सही नजरिए से देखें, इसकी गंभीरता कम हो जाएगी। खुद से ये सवाल पूछे, मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है? मैं उसका सामना किस तरह कर सकता हूँ? अधिकांश लोग जो युद्ध हार जाते हैं वे होता है असफलता के डर का युद्ध। कोशिश करें, शुरू करें, अभी करें और आश्वस्त हो जाएं कि आप पहला दौर जीत गए हैं। अगर आप इसे कम करके देखेंगे और इसके लिए प्रार्थना ज्यादा करेंगे तो ईश्वर आपको बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने की शक्ति देगा। समस्या की गहराई, लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर देखना बंद कर दें। सिद्धांत 3, इंतजार ना करें। धैर्य का समय होता है, धैर्य की जगह होती है जब आप हर संभव तरीका आजमा लें और समाधान के जितने अधिक बीज बो सकते हैं बो दें, तब धैर्य उचित होता है। परंतु अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और समस्या के खुद ब खुद सुलझने का इंतजार करें तो धैर्य कोई अच्छा गुण नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये आशा ना करें कि फोन की घंटी बजेगी या चमत्कारिक रूप से कोई पत्र आपके पास आ जाएगा जिसमें नौकरी का प्रस्ताव होगा। इस बात की आशा ना करें कि सरकार आपको फोन करेगी और नौकरी देने का प्रस्ताव रखेगी। यूनियन से भी फोन करने तथा नौकरी देने के प्रस्ताव की उम्मीद ना करें। ये उम्मीद भी ना करें कि कंपनी आपको फोन करेगी और आपको दोबारा काम पर रख लेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा होने का सिर्फ इंतजार करना सबसे बुरा काम हो सकता है। कई समस्याओं में समय गुजरने के साथ अधिक गंभीर तथा बड़ी बनने की अंतर्निर्मित क्षमता होती है। अगर आप सिर्फ इंतजार करते हैं कि ईश्वर या कोई और व्यक्ति आपके बचाव में कुछ करेगा तो आप समस्या के नकारात्मक परिणामों को बढ़ने का मौका दे देते हैं। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के कार्यकाल में संघीय सरकार ने न्यूयॉर्क शहर में साउथ ब्रॉन्क्स में कुछ ब्लॉक खरीदे। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि इस झुग्गी भरे इलाके में कई बहुमंजिली इमारतें गिराई जाएंगी और सरकारी धन से एक नया आदर्श शहर बनाया जाएगा। संघीय सरकार द्वारा इस संपत्ति को खरीदने के कई साल बाद मैं उस क्षेत्र में गया। मैंने देखा कि इमारतें अब भी खाली थी, खिड़कियां अब भी टूटी थी और वह इलाका पूरी तरह खंडर था। परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। साउथ ब्रॉन्क्स अब भी इंतजार कर रहा है। इंतजार करना समय और अक्सर की बर्बादी है और इंतजार करना अपनी लीडरशिप को उन शक्तियों के हवाले करना है जो हो सकता है आपकी मदद ना करें।
अगर आप अपनी समस्या सुलझाना चाहते हैं तो किसी की मदद का इंतजार ना करें, उससे खुद निपटें। मैं आपको अध्याय 7 में बताऊंगा कि ऐसा कैसे किया जाता है। फिलहाल इतना समझ लें कि अपनी समस्या को मैनेज करने के लिए सिर्फ आप ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। किसी और से अपने लिए ये काम करने की उम्मीद ना करें। ईश्वर तथा अपनी क्षमताओं की ओर देखें। अगर आप दूसरों से खुद को बचाने की उम्मीद करते हैं तो आप सिर्फ निराश होंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि आप दोषदर्शी और कटु हो सकते हैं। सिद्धांत 4, समस्या को गंभीर ना बनाएं। हमारे पास किसी समस्या को बेहतर या बदतर बनाने की शक्ति होती है। हम सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा ऐसा करते हैं। सामान्य प्रतिक्रिया ये होती है कि हमें समस्या देखते ही खतरे का एहसास होता है। खतरे में पड़े लोगों को क्रोध आ जाता है। डरे हुए लोग नफरत करने लगते हैं। नफरत और क्रोध सिर्फ समस्या को गंभीर बनाते हैं। ये सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं है। इनसे समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या आपका वजन ज़्यादा है? ज़्यादा खाने के लिए खुद से नफरत ना करें, इससे आपको जरा भी मदद नहीं मिलेगी। क्या आप बेरोजगार हैं? आपको नौकरी से निकालने के लिए कंपनी से नफरत ना करें। इसी तरह अपने देश से नफरत ना करें कि वह आपको नौकरी नहीं दे रहा है, या समाज से नफरत ना करें कि इसका बेरोजगार लोगों के प्रति हमें कोई परवाह नहीं है वाला नज़रिया है। कोच जॉन वुडन जब प्रसिद्ध कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लॉस एंजलिस बास्केटबॉल टीम के कोच थे तो उन्होंने लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। मैंने उन्हें एक बार ये कहते सुना था, कोई भी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह किसी दूसरे को दोष ना देने लगेंगे। मेरी सलाह है, दोष देने से बचें, समस्या को हल करें। जब आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तब आप समस्या को हल करना शुरू करते हैं। अपनी घायल बेटी के सिरहाने के पास आने के बाद मैंने उसे सबसे पहले सलाह यह दी थी, कैरोल, तुम्हें एक चीज़ के बारे में सावधान रहना होगा और वह है खुद के बारे में दुखी होने की भावना। आत्मदया तुम्हें इस धरती पर नरक की ओर ले जाएगी। उसने तत्काल जवाब दिया, उसके बारे में चिंता ना करें डैडी, मेरे पास उसके बिना ही बहुत सी समस्याएं हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसमें दूसरी समस्याएं ना जोड़ें। अपनी समस्या को आत्मदया, ईर्ष्या, दोषदर्शिता, नफरत, क्रोध या भविष्य में सकारात्मक आस्था के अभाव की वजह से अधिक गंभीर या बुरा ना बनाएं। सिद्धांत 5, समस्या को स्पष्ट करें। अपने मस्तिष्क में समस्या को स्पष्ट करें, स्मार्ट बने और इसके बाद ज़्यादा स्मार्ट बने। खुद से कुछ सवाल पूछें, क्या किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी समस्या को झेला है और इसे हराया है? मेरी समस्या दरअसल है क्या? क्या मेरी समस्या बेरोजगारी है या फिर जल्दी रिटायर होना है? क्या ये आवश्यकताओं की पूर्ति में धन की कमी है या फिर बोरियत है? क्या मैं बोरियत की समस्या को अपने चर्च या सामुदायिक संगठनों में स्वैच्छिक सेवा देकर सुलझा सकता हूँ? मेरे पिता ने अपने रिटायरमेंट का आनंद लिया क्योंकि वे हमेशा स्वेच्छा से हमारे कस्बे के घरों में बिगड़ी चीज़ें सुधारते रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी समस्या धन है तो दोबारा सोचें, क्या ये सचमुच धन है या ये उस धन को मैनेज करना है जो आपके पास है। आपको शायद अपने कुछ खर्च कम करने की ज़रूरत है जिन्हें आप बिना सोचे विचारे करते हैं। याद रखें, किसी के पास धन की समस्या नहीं होती, लोगों के पास हमेशा विचार की समस्या होती है। मेरी सबसे छोटी बेटी ग्रेट चैन ड्राइविंग सीख रही है। वह जल्दी ही 16 साल की हो जाएगी और उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। उसके शिक्षक उसे बताती है कि कार चलाना सीखने के लिए IPDE आइडेंटिटी, प्रेडिक्ट, डिसाइड, एग्जीक्यूट तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। पहचानो, अनुमान लगाओ, निर्णय लो और अमल करो। उसके शिक्षक ने स्पष्ट किया, जब आप सड़क पर गाड़ी चलाएं तो दूसरे चलते वाहनों को पहचानें। ये अनुमान लगाएं कि वे क्या करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं। निर्णय लें कि आप किस तरह उनके व्यवहार पर प्रतिक्रिया करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया पर दृढ़ता से अमल करें। IPDE का नुस्खा बहुत सी समस्याओं का सामना करने में आपकी मदद कर सकता है। समस्या को पहचानें, अनुमान लगाएं कि अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो यह समस्या आपके साथ क्या करेगी।
सभी विकल्पों में से अपनी प्रतिक्रिया का निर्णय लें, फिर अपने द्वारा सोचे गए सबसे सकारात्मक विकल्प पर अमल करें और कर्म करें। सिद्धांत 6, प्रेरित करें। जब आप सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे तो आप सकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। चूहा दौड़ से निकलने के लिए आप में हौसला होना चाहिए। ये मैंने उस व्यक्ति से कहा था जिसकी समस्या का इकलौता समाधान उसकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव था। उसकी शराब पीने की समस्या उन दोस्तों के समूह से जुड़ी थी जिनके साथ वह बरसों से जुड़ा था। मैंने कहा, आपको इस भीड़ से खुद को अलग करना होगा। उसने मेरी सलाह मानी और उसकी समस्या दूर हो गई। आपके पास सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है, आपको तो सिर्फ एक निर्णय लेना है। यह सलाह मैंने एक और व्यक्ति को दी थी। वह इस मुंगालते में परेशान था कि उसके सामने समस्या थी, जबकि दरअसल उसमें सही निर्णय लेने का साहस नहीं था। जब मैंने उसे सलाह दी तो उसने कठोर निर्णय ले लिया। उसकी कंपनी में काम कर रहे कुछ भले लोग कंपनी के लाभ में योगदान नहीं दे रहे थे। दरअसल वे मुफ्त की तनख्वाह ले रहे थे। यह एक कठोर और दर्दनाक निर्णय था, परंतु जब नियोक्ता को एहसास हुआ कि उसे समस्या नहीं सुलझाना था बल्कि एक निर्णय लेना था, तो वे समस्या के रचनात्मक मैनेजमेंट की राह पर चल दिया। हर बाधा एक अवसर हो सकती है। ये सलाह मैंने एक बेरोजगार व्यक्ति को दी। मैंने कहा, इस बारे में सोचो और एक सप्ताह बाद मुझसे दोबारा मिलो। उस समय उन सभी नए अवसरों की सूची मुझे बताना जो आज तुम्हारे पास है, परंतु उस स्थिति में नहीं होते। अगर तुम्हारे पास नौकरी होती। एक सप्ताह बाद वह मेरे पास रोमांचक अवसरों की ये सूची लेकर आया। मेरे पास अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का अवसर है, मेरे पास यात्रा करने का अवसर है, मेरे पास दोबारा कॉलेज जाने का अवसर है, मेरे पास अपने चर्च, अपने बच्चों तथा पोतों को अधिक समय देने का अवसर है। ये सूची इतनी लंबी थी कि मेरा मित्र निराशा छोड़कर सचमुच उत्साहित हो गया। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि इस सूची में से उसे एक ऐसा विचार मिला जिसने उसे अर्थपूर्ण रोजगार दिया। सिद्धांत 7, चारा डालें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, अगर मैं बेरोजगार हूं तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? इस सवाल पर मेरा जवाब था, आप मूंज, कनाडा और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला हिरण प्रजाति का एक जानवर कैसे पकड़ेंगे? उसने लगभग चिढ़कर पूछा, इस बात से आपका क्या मतलब है? मैंने उसे ये कहानी बताई। आपकी बेरोजगारी की समस्या दरअसल उस समस्या से बहुत अलग नहीं है जिसका सामना मैं कुछ साल पहले कर रहा था। उस समय मुझे एक नया चर्च क्रिस्टल कैथेड्रल बनाने के लिए $10 करोड़ इकट्ठे करने थे। उस वक्त मैंने एक मित्र डॉक्टर मिल्टन एंगलब्रेक्टसन के बारे में सुना, जिन्होंने एक व्यक्ति से $10 लाख का दान सफलतापूर्वक मांगा था। मैं अपने मित्र के पास गया और उनसे पूछा, आपने एक व्यक्ति से $10 लाख का दान किस तरह ले लिया? उन्होंने जवाब में मुझसे वही सवाल किया था जो मैंने आपसे किया है। मेरे मित्र ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा था, आप मूंज कैसे पकड़ेंगे? उन्होंने मेरी तरफ घूरा। उनकी आंखें मेरी आंखों से अपलक मिली और उनकी आंखों में चमक थी। मैंने पूछा, यह कैसा जवाब है? आप स्वयं समझदार हैं, उन्होंने पलट कर कहा। जाने के लिए मुड़ते समय उन्होंने मुझसे यह आखिरी वक्त कहा, इस बारे में सोचो। आपको बस इतनी सी ही सलाह की जरूरत है। मैं उनके वाक्यों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उनकी पहेली को हल ना कर पाऊँ। मैंने सोचा, अच्छा, अगर मैं मूंज पकड़ना चाहूँ तो मुझे कनाडा जाना होगा। मैं कभी ऑरेंज कंट्री कैलिफोर्निया में मूंज नहीं पकड़ पाऊंगा। फिर मुझे ये पता लगाना होगा कि वे कौन से रास्ते से आते जाते हैं और कहाँ पानी पीते हैं। मुझे उस तरह का भोजन लाना होगा जो उन्हें मेरी ओर आकर्षित करें और मैं अंत में उनके करीब पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। इसलिए प्रार्थना करते हुए मैंने उन व्यक्तियों की सूची बनाई जो $10 लाख का दान दे सकते थे, और उस सलाह की बदौलत हम सफलतापूर्वक $10 लाख के कई दान इकट्ठे कर चुके हैं। अब जब दूसरे मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर शूलर, आप किस तरह $10 लाख का दान ले लेते हैं, तो मेरा जवाब होता है, आप मार्लिन कैसे पकड़ते हैं। मैं आयोवा में पैदा हुआ और पला बड़ा।
वहाँ मैंने जो सबसे बड़ी मछली पकड़ी वह 5 पाउंड की वैलिड पाइक थी। परंतु जब मैं कैलिफोर्निया आया तो मुझे पता चला कि यहाँ के मछुआरे बड़ी और उड़ने वाली मार्लिन मछली पकड़ते थे, जिसका वजन 300 पाउंड से अधिक होता था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन में कभी न कभी मार्लिन पकड़ूंगा, और मैंने ऐसा किया। इस प्रक्रिया में मैंने मार्लिन पकड़ने के बारे में कुछ सीखा। सबसे पहले तो ये आयोवा में नहीं रहते, आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ मार्लिन हो, शायद दक्षिणी कैलिफोर्निया में कैटलीना टापू पर, या हवाई में कोना कोस्ट पर, या बैजा कैलिफोर्निया मैक्सिको में बेबो सैन ल्यूकास में। वहाँ आपको एक नाव में बैठना होगा। आप किनारे से या पायर से मार्लिन कभी नहीं पकड़ सकते। आपको सीधे खुले पानी में समुद्र के अंदर जाना होगा और चारा फेंकना होगा। आपको नौकरी की ज़रूरत है, वहाँ जाएं जहाँ नौकरियाँ हैं और फिर चारा फेंकें। अपना आवेदन दें, अखबार में विज्ञापन दें, लोगों को ये जानने दें कि आप उपलब्ध हैं। सिद्धांत 8, डेटिंग करें। अगर आप बेरोजगार हैं तो उसी तरह से नौकरी खोजें जिस तरह से आपने अपने पति या पत्नी को खोजा है। उपलब्ध भिन्न भिन्न प्रकार की नौकरियों की जानकारी लें, उन्हें अच्छी तरह देख लें, मैदान में उतरें। उम्र को बाधा ना मानें। हो सकता है 40 की उम्र में करियर बदलना ही वह काम हो जिसे करने की आपको ज़रूरत हो, और खुद को ये ना बताएं ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं, जो थोड़ी बहुत हैं भी वे दूसरे लोगों द्वारा झपट ली जाएंगी। जो बेरोजगार हैं, मेरे पास तो कोई अवसर है ही नहीं। हताशा ना हो, आपके पास भी अवसर हैं। आप वह नौकरी पा सकते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। चाहे आपने पिछले सप्ताह ही फ़ोन किया हो, परंतु दोबारा फ़ोन करें। हर दिन कोई ना कोई रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है क्योंकि वह अपनी नौकरी से उकता गया है, और हर सप्ताह लोग सामान बांधकर फ्लोरिडा, हवाई या कैलिफोर्निया में रहने चले जाते हैं और अपने पीछे नौकरी छोड़ जाते हैं। हर महीने कोई ना कोई भावनात्मक थकान का शिकार होता है। इसलिए हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने नई नौकरियों की संभावनाएं निकल आती हैं जो पहले नहीं थी। वह व्यक्ति जो दरवाजे, टेलीफोन या डेस्क खटखटाता है और मैदान में डटा रहता है, उसी व्यक्ति को वह नौकरी मिलती है। डेटिंग समस्या के मैनेजमेंट का ऐसा सिद्धांत है जिस बेरोजगारी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाता है। इसे अकेलेपन की समस्या में भी लागू किया जाता है, और उन लोगों को खोजने की समस्या में भी जिनकी आपको अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए ज़रूरत होती है। सिद्धांत 9, परिष्कृत करें। हर समस्या, आपकी समस्या भी संभावनाओं से भरी है। आप अपने पहाड़ को सोने की खदान में बदल सकते हैं। संभावनापूर्ण चिंतन को आजमा कर देखें। ये विश्वास करें कि हर बार जब एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। अपनी समस्या को परिष्कृत करें। इसका मतलब है ये विश्वास करें कि हर विपत्ति के भीतर एक अविकसित संभावना के बीज छुपे होते हैं। एक युवती बुरी तरह आहत थी। उसके पुरुष मित्र ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे छोड़ दिया था। ईश्वर जीवन के आघातों का प्रयोग करता है यदि हम उन्हें उसे सौंप दें। मैंने उससे वादा किया, प्रेम की सेवा में सिर्फ टूटे हुए दिल ही काम आएंगे। वह व्यक्ति जो आहत है कटु हो सकता है, कठोर हृदय हो सकता है, या फिर वह सकारात्मक और प्रार्थनामयी अंदाज में कोमल, दयावान, संवेदनशील तथा दूसरे आहत व्यक्तियों की गहराई में से परवाह करने वाला बन सकता है। ईश्वर जीवन के आघातों का प्रयोग करता है। जब आप समस्या को खत्म नहीं कर सकते तो उसे पुरस्कृत कर दें। रास्ता के पत्थर को सीढ़ी के रूप में बदल दें। सिद्धांत 10, अब समर्पित करें। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें बुद्धि, योग्यता, अवसर या प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या में वह सब नहीं झोंकते जो उनमें है। कोई भी सफल हो सकता है यदि वे जीवन के बारे में उत्साहित हो सके, चाहे कितना ही सूना दिख रहा हो। उत्साही व्यक्ति के लिए दरवाजे सबसे पहले खुलते हैं।
मैं लॉस एंजलिस के एक होटल में ठहरा था। वहाँ मैंने रूम सर्विस का ऑर्डर दिया। वेटर मैक्सिकन था और टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अजीब बात यह थी कि उसका 3 बार अभिवादन करना अतिशयोक्ति नहीं लगा, बल्कि बिल्कुल वास्तविक नजर आया। मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आप बहुत उत्साही दिख रहे हैं। उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है और मैं अमेरिका में हूँ। क्या मैं आपके कप में कॉफ़ी डाल दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सुना है कि आज बारिश की भविष्यवाणी हुई है। हाँ, परंतु बारिश अच्छी रहेगी। इससे बगीचा हरा हो जाएगा और फूलों तथा पेड़ों को बारिश की जरूरत है ना? जब तक वह कमरे से बाहर गया तब तक मैं उससे बहुत प्रभावित हो चुका था। मैंने खुद से कहा, मैं जानता हूँ उसके पास नौकरी क्यों है। अगले 30 दिनों में जो नौकरियां भरी जाएंगी वह सबसे स्मार्ट और उत्साही लोगों को मिलेंगी। उत्साही बने, खुद को उत्साही जीवन के प्रति समर्पित कर दें और आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे लोग आपको नौकरी पर रखना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि यह आसान है। यह मेरे लिए भी आसान नहीं था कि मैं टेलीविज़न कैमरे के सामने खड़े होकर उत्साह से मुस्कुराऊं। यह एक संकल्प था जो मैंने किया था कि मैं हमेशा स्वयं को सकारात्मक के प्रति समर्पित करूंगा, खासकर तब जब मुझे अंदर से ऐसा महसूस ना हो। और इतने मुझे कभी निराश नहीं किया है। सकारात्मक शैली से मुझे हमेशा सकारात्मक समर्थन मिला है, मित्रों से जिन्हें मैं लंबे समय से जानता हूं तथा उन अजनबी लोगों से जिन्हें मैं पहले से नहीं जानता था। तो आपकी समस्या बेरोजगारी नहीं है, इसे याद रखें। उस व्यक्ति के पास अनपेक्षित मदद के स्रोत अनसोची जगहों से आ जाते हैं जो सकारात्मक, उत्साही और खुशनुमा रहता है। ये मेरा वायदा है। सिद्धांत 11, संप्रेषित करें। अपनी समस्या को मैनेज करते समय ये याद रखें कि अक्सर समाधान किसी अन्य व्यक्ति से मदद मांगने में छुपा होता है। क्या आपको मदद की ज़रूरत है तो फिर इसे मांग लें। लोगों को ये बताने में ना झिझकें कि आपको मदद की ज़रूरत है। हमारी टेलीविज़न मिनिस्ट्री आज अमेरिका में बेहद सफल है। एक समय ऐसा था जब आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से कार्यक्रम बंद करने की नौबत आ गई थी। मेरे सलाहकारों ने कहा, डॉक्टर शूलर, आपको नेशनल टेलीविज़न पर जाना होगा और लोगों को सच्चाई बतानी होगी। उन्हें बता दें कि आपको पैसों की ज़रूरत है। आपको उन्हें बताना होगा कि अगर आपको अपेक्षित धन नहीं मिलता है तो आपको ये कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। सच कहूँ तो इससे मेरे अहं को चोट पहुँची। मुझे एक निर्णय लेना था, क्या मैं सफल होना चाहता था या मैं घमंडी बनना चाहता था। मैंने सफल होने का विकल्प चुना। मैंने ईमानदारी से अपने नेशनल टेलीविज़न के श्रोताओं के सामने यह कहकर खुद को विनम्र बना लिया, मुझे मदद की ज़रूरत है, और उन्हें मदद की। हर शराबी इस बात से सहमत हो जाएगा कि यही शब्द बोलना सबसे कठिन है, मुझे मदद की ज़रूरत है। एक से अधिक असंभव वैवाहिक समस्या रचनात्मक समाधान की ओर बढ़ी है। जब पति या पत्नी ने कहा, प्रिय, आपको मेरी मदद करना होगी ताकि मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं दूर कर सकूं जो हमारे विवाह को लेकर मेरे मन में है। मेरे मन में ये नकारात्मक भावनाएं नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वे गलत हैं, परंतु वे मेरे मन में हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। वे मुझे चोट पहुंचाती है और वे हमें दोनों का जीवन बर्बाद कर रही है। कृपया मेरी मदद करें। क्या आपको मदद की ज़रूरत है? क्या आपको आशा की ज़रूरत है? क्या आप हताशा हैं, निराशा हैं? क्या उत्साह कम हो गया है? क्या आप छोड़ना चाहते हैं, सामान बांधना चाहते हैं और जीवन से भागना चाहते हैं? तो मदद मांगिए, सहायता खोजिए। थोड़ी ही दूर पर आशा आपका इंतजार कर रही है। चाहे आप इसके अलावा कुछ भी करें, परंतु संप्रेषण अवश्य करें। खुद को उसे मदद से वंचित ना रखें।
जो आपको मिल सकती है। घमंडी लोगों में पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है। उस मुक्त आशा और मदद को अस्वीकार या नज़रअंदाज ना करें जो उपलब्ध है और आपको मिल सकती है। सकारात्मक चिंतन के संदेश सुनना शुरू करें, प्रार्थना का सहारा लें, ईश्वर से सवाल करें और उसके जवाब सुनें। जब आप उससे सलाह मांगे तो पूरी ईमानदारी से सुने। क्या आपको बुद्धिमानी की जरूरत है? सलाह सलाह की, मार्गदर्शन की, तो इसे लें। परंतु अगर आप उपलब्ध मदद लेने से खुद को वंचित रखते हैं तो अंततः आप खुद को हराते हैं। संयुक्त चिंतन को आजमाएं, चर्च से जुड़ें, किसी क्लब में शामिल हो, किसी सामुदायिक समूह में शामिल हो और खुद को अनुशासित करें कि आप दूसरों को अपने सपनों, आशाओं और ज़रूरतों के बारे में बताएं। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि अक्सर आपको मदद मिल जाएगी और आपकी समस्या सुलझ जाएगी। सिद्धांत 12, पृथक करना। खुद को मदद से वंचित न रखें, परंतु स्वयं को नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रखें। यदि हम खुद पर उन नकारात्मक विचारों की बमबारी होने देते हैं जो लगातार हमारे आसपास होती है, तो सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाए रखना लगभग असंभव है। अपनी खुद की चर्चाओं और दूसरों की सलाहों के सकारात्मक या नकारात्मक तत्व की जांच करते रहें। उन प्रचलित सामान्य नकारात्मक वाक्यों के प्रति संवेदनशील बने जो आपके मस्तिष्क में हर दिन शुभचिंतक मित्र भर देते हैं। खुद को इन वाक्यांशों से बचाएं। पहला, अपना ख्याल रखना। अगले अध्याय में हम बताएंगे जो आप लोग अपना ख्याल रखते हैं वे कहीं नहीं पहुंच पाते। समस्याओं को मैनेज करने के लिए ये जरूरी है कि हम नियंत्रण अपने हाथ में ले लें। दूसरा, इसे आराम से लें। जाहिर है कि शांत बने रहना और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और दहशत या तनाव में आने से बचना चाहिए। बहरहाल, मुझे उस सलाह पर आपत्ति है जो हमसे आराम से लेने और इंतजार करने का आग्रह करती है। मैं दोहराता हूँ, ये आशा ना करें कि कोई दूसरा आपको समाधान तस्तरी में रख कर दे देगा। संसाधन और रचनात्मक पहल करने की शक्ति आराम से लो के नजरिए से कुंद हो जाती है। तीसरा, शुक्र है, आज शुक्रवार है। यह तय करना असंभव है कि अमेरिका में उत्पादकता इस वजह से कितनी कम हो गई है क्योंकि 10 करोड़ कर्मचारी ये कहते हैं या सोचते हैं शुक्र है, आज शुक्रवार है। स्पष्ट रूप से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और ये सब दोहराते हैं, जिससे सामूहिक उत्साह में कमी होती है। उत्साह शक्ति है, इसलिए यदि आप उत्साह के सामूहिक स्तर को कम करते हैं तो आप शक्ति को कम करते हैं। काम की गति धीमी हो जाती है और प्रति घंटे उत्पादन निसंदेह प्रभावित होता है। चौथा, इस पर विश्वास करने से पहले मुझे इसे देखना होगा। इस नकारात्मक वाक्य के साथ समस्या यह है कि यह अंदर से बाहर है, ऊपर से नीचे है और पीछे से आगे है। सत्य यह है, देखने से पहले आपको विश्वास करना होगा। पांचवा, कोई रास्ता नहीं। कितनी बार इन मिसाइल जैसे शब्दों द्वारा किसी सकारात्मक विचार का दम घोंटा गया है, उसकी हत्या की गई है या उसे डुबोया गया है। इन शब्दों को कभी ना दोहराएं। अपनी उपस्थिति में कभी किसी को इनका प्रयोग करने की अनुमति ना दें। अगर लोग समय, ऊर्जा या प्रयास के रूप में कीमत चुकाने के इच्छुक हों तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। छठा, ज्यादा बुरा नहीं हूं। कितनी बार आपने किसी से पूछा है कि वह कैसे हैं और उन्होंने जवाब दिया है ज्यादा बुरा नहीं हूं। मूलतः यह एक नकारात्मक वाक्य है। यह वाक्य मासूम और हानिरहित लग सकता है, परंतु यह भावनात्मक स्तर पर व्यक्तियों की औसत दर्जे की प्रोग्रामिंग करता है। यह उत्साह की कमी और बढ़ा देता है। अगर हम उत्साह को चरम पर बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह के वाक्यों और नकारात्मक माहौल से खुद को बचाने की जरूरत होती है।
आप बुलबुले में नहीं रह सकते। आपसे हर दिन मिलने वाले कई लोग आपके बुलबुले को फोड़ने की कोशिश करेंगे और आपके उत्साह को अपने ठीक ठाक ज़्यादा बुरा नहीं हूँ, अच्छा ही हूँ जैसे नज़रिए से कम करने की कोशिश करेंगे। मैं भी उनका सामना करता हूँ, परंतु मैं उनसे बचने के लिए शूलर के जोश के पैमाने का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं किसी से पूछता हूँ आज आप कैसे हैं, तो उनके जवाब मेरे पैमाने पर 1 से 10 के बीच कहीं होती है। खामोशी, कांपते होंठ, आंसू भरी आंखें, गुस्सा, अपशब्दों की बौछार, बहुत बुरा। आप भी होंगे अगर आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़े जिनका सामना मैं कर रहा हूँ। बहुत बुरा नहीं, यह बहुत बुरे से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। ठीक ठाक, यह बहुत बुरा नहीं से सिर्फ एक पायदान ऊपर है और बहुत बुरा से 2 पायदान ऊपर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, फैंटास्टिक, सेंसेशनल। याद रखें, आप अपने मूड को नियंत्रित कर सकते हैं। आप खुद को बता सकते हैं कि आप बहुत बढ़िया हैं। ठीक ठाक स्तर पर कभी कोई महान काम नहीं होता। मैंने ये पहले भी सुना है। ये एक और नकारात्मक दोषदर्शी वाक्य है। दोष दोषदर्शियों से प्लेग की तरह बचें। कभी नहीं, नहीं कर सकता, कुछ नहीं। किसी भी तरह का नकारात्मक वाक्य बहुत विध्वंसक होता है। खुद को नकारात्मक बातों से बचाएं। मामला खत्म हो गया है तो हो सकता है मामला दोबारा खोला जा सकता हो। शायद इसकी अपील की जा सकती हो। मामला खत्म हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मान लेना चाहिए। यह अंत है। अंत कभी नहीं होता। हर चीज संधि में होती है। हर अंत एक नई शुरुआत होता है। जीवन के अस्थायी दौर को कभी स्वयं को निराश ना करने दें। अस्थायी दौर गलियारों की तरह होते हैं और गलियारे कभी बंद रास्ते नहीं होते। जो सड़क का अंत नजर आता है वह एक नया मोड़ निकालता है। सकारात्मक व नकारात्मक वाक्यों में फ़र्क करने के लिए अपने सकारात्मक एंटीना को तैयार करें और अपने मस्तिष्क को नकारात्मक से बचाएं, क्योंकि समाधान हमेशा सकारात्मक में छुपे होते हैं। बैरी सीगल द्वारा लिखे इस लेख पर विचार करें। यह हल्के फुल्के अंदाज में दर्शाता है नकारात्मक तर्कों को मान लेना कितना मूर्खतापूर्ण होता है। पालो आल्टो, कैलिफोर्निया। जो लोग परमाणु विनाश और कीटनाशकों के जहर जैसे मामलों के बारे में चिंता कर रहे हैं, हो सकता है वे इससे भी अधिक विनाशकारी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। इस पर विचार करें जिसकी भविष्यवाणी कुछ वैज्ञानिकों ने की है। अगर हर व्यक्ति नेशनल जियोग्राफिक को अपने गैरेज और अलमारियों में सहेज कर रखता जाए और उसे ना फेंके, तो इसका पत्रिका के वजन से कुछ समय बाद महाद्वीप 100 फुट नीचे धंस जाएगा और हम सब समुद्र के नीचे होंगे। अगर सेंट लुई हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में आने वाली माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन स्लाइड वर्तमान गति से ही बढ़ती रहे, तो ये उपनगर 2024 तक 3 फुट कांच के नीचे दफन हो जाएगा। अगर समुद्र किनारे जाने वाले लोग इतनी ही रेत लेकर घर लौटें जितनी कि वे आज लेकर लौट रहे हैं, तो देश के 80% समुद्री किनारे 10 साल में गायब हो जाएंगे। इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। वैज्ञानिकों के पास आंकड़े और फार्मूले हैं जिनसे ये साबित किया जा सकता है। उन्होंने इन्हें प्रकाशित भी किया है। जर्नल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स में आपका स्वागत है, जो सोसाइटी फॉर बेसिक रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स का आधिकारिक प्रकाशन है। हो सकता है सामान्य जनता इस जर्नल के बारे में ना जानती हो, परंतु कई वैज्ञानिक जानते हैं। 26 वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा लिखे और संपादित इस जर्नल के 52 देशों में 40,000 ग्राहक हैं। जर्नल उन बातों का माखौल उड़ाता है, पैरोडी करता है और व्यंग करता है जिन्हें इसके संपादक वैज्ञानिक प्रकाशनों और प्रोजेक्टों में पाई जाने वाली शब्दों की लफाजी, आडंबरपूर्ण रूढ़िवादिता और निरीह मूर्खता कहते हैं। कोटस में दी गई कुछ चीज़ों वैध जर्नल के वास्तविक रिप्रिंट हैं जो उसकी वास्तविकता
को दर्शाते हैं, परंतु अधिकांश लेख पैरोडी के हैं जो तकनीकी वैज्ञानिक भाषा में लिखे गए हैं तथा जिनमें चित्र तालिका सूत्र गणितीय आंकड़े और मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष दिए गए हैं। सीमित आंकड़ों से दूरगामी निकालना पत्रिका का प्रिय शौक है। वर्षों से लिखे जा रहे कुछ लेख किंवदंती का दर्जा पा चुके हैं। अब तक इस जर्नल का सबसे प्रसिद्ध लेख नेशनल जियोग्राफिक डूम्सडे मशीन है, जिसे जॉर्ज एच कॉब ने लिखा था। कॉब ने बताया कि हर महीने नेशनल जियोग्राफिक की 68 प्रतियां ग्राहकों को भेजी जाती हैं और हर एक का वजन 2 पाउंड है तथा इनमें से एक भी प्रति तब से नहीं फेंकी गई है जब से ये 141 वर्ष पहले प्रकाशित होना शुरू हुई है। इसे फेंकने के बजाय इसकी प्रतियां तहखानों, अलमारियों, सार्वजनिक व निजी शिक्षण केंद्रों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, गुडविल, साल्वेशन आर्मी इत्यादि में सहेज कर रखी जा रही हैं। कॉब की भविष्यवाणी थी कि कुछ समय बाद देश की धरती इस भार को सहन नहीं कर पाएगी। कोई भयानक घटना होगी, चट्टानों की संरचना पर दबाव पड़ेगा जो प्लास्टिक में बदल जाएगी और बहने लगेगी, भारी गड़बड़ी होने लगेगी, महाद्वीप धंसने लगेंगे और इसमें समुद्र का पानी भर जाएगा। लेख के अनुसार दरअसल कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज फॉल्ट से संबंधित भूकंप की गतिविधियां बढ़ने के पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जबकि दूसरा कारण यह है कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक के ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। काम अंत में ये आग्रह करते हैं कि संसद को कठोर कार्रवाई करके या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करके नेशनल जियोग्राफिक के प्रकाशन को तत्काल रोक देना चाहिए। इस सब का क्या महत्व यह है कि नकारात्मक चिंतन से अतिशयोक्तिपूर्ण तथा गैर जिम्मेदाराना निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। सकारात्मक बने, आप अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं। अगर किसी समस्या का समाधान ना सूझे तब भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए 12 सिद्धांतों के अनुरूप काम करके आप अपनी समस्या को मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल इनमें से कोई भी प्रभावी रूप से तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन और विचारों का सकारात्मक नियंत्रण अपने हाथ में ना ले लें। आइए देखें कि ऐसा कैसे किया जाए।